हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। दिस इज धर्मेंद्र रूका, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने रीडिंग पोर्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, जिसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टुडे बिकॉज ये सेशन वो सेशन है जिससे अधिकतर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, वरीड होते हैं। तो इस सेशन को देखने के बाद मैं ये दावा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और काफ़ी चीज़ें आपकी सुधर जाएंगी। और आप इस वाले अप्रोच को आज ही घर पे जाके या अभी वीडियो को देखने के बाद जरूर अप्लाई करना, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा वादा है ना। तो अब हम बात करेंगे इसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग और प्रिपरेशन आपके एग्जाम से पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत। बिना किसी देरी के बात करते हैं आज के हमारे प्यारे से सेशन की, जिसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। देखिए, इसको शॉर्ट में आरसी कह दिया जाता है। सभी जानते हो आप क्या कह दिया जाता है, आरसी कह दिया जाता है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कई बार अनसीन पैसेज के रूप में पूछ लिया जाता है, यानी इसको क्या कह दिया जाता है, अनसीन पैसेज कह दिया जाता है, या फिर पैसेज भी कह दिया जाता है। समझ रहे हो ना, क्या कह दिया जाता है, पैसेज कह दिया जाता है। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो 5 क्वेश्चंस वाले भी हो सकते हैं, 7 क्वेश्चंस वाले भी हो सकते हैं, 10 क्वेश्चंस वाले भी हो सकते हैं। अब बैंकिंग के अंदर मोस्टली अभी जो मॉडर्न पैटर्न का जो अगर हम बात करें, सिलेबस की बात करें, तो उसमें किस तरीके के पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन वाले। मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 5 होते हैं, है ना। तो ये तो बात हुई कि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, किस किस नाम से पूछा जा सकता है और कितने क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना, समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे इनकी सभी अप्रोचेज की, इनकी सभी स्ट्रेटेजी की। यानी कि हमारी जब भी आप किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को करो तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और बात हम यहां करेंगे भी प्लानिंग की, और एग्जाम से पहले आप किस तरीके से इसको प्रिपेयर करें, तो प्रिपरेशन की। ठीक है, तो इन चारों चीजों की बात इस सेशन में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देखिए, आप पूरा देखिएगा, काफी बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले मेरे दोस्तों करना क्या है, नंबर 1 पे जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको सबसे पहले विजिट करने हैं क्वेश्चंस, है ना। विजिट क्वेश्चंस फर्स्टली। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पर विजिट करना है, यानी आपको किसको रीड करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा समझने की कोशिश करना। जब आप क्वेश्चंस को विजिट करोगे तो बेनिफिट ये मिलेगा कि उनके अंदर जो आइडिया है, जो इंफॉर्मेशन है, जो आपसे पूछी गई है ना, उसका आपको क्या होगा, उसका पता लग जाएगा। क्वेश्चंस पर विजिट करने से क्या होगा कि जो आइडिया और इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में पूछी गई है उसका पता लग जाएगा। और जब आप पैसेज को रीड करोगे तो आपको उस चीज को फाइंड आउट करने में बड़ा आसानी मिलेगी, यानी ये बड़ा इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। यूं समझिए कि अगर आपने क्वेश्चन को पहले पढ़ा तो आपने ये अंदाजा, आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन में ये बात पूछी गई है। और जब आप पैसेज आप पढ़ोगे तो वो बातें आपके माइंड में उस समय आएंगी, तो हम उस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और हमारे माइंड में फिट कर सकते हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें विजिट करना है क्वेश्चंस को। किसको विजिट करना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चंस को विजिट करना है, और वहां से जो भी आइडिया इंफॉर्मेशन मिले उसको हमें क्या कर लेना है, फिट कर लेना है। क्लियर, ये तो बात हुई हमारे नंबर 1 की। ठीक है, इसके बाद क्या करना है वो सुनिए आप। ठीक है, इसके बाद आपको फिर शुरुआत करनी है रीडिंग की, यानी आपको क्या करना है, पैसेज रीड करना है। ठीक है,
पैसेज रीड करना है। अब पैसेज जब रीड करोगे ना तो आपको साथ साथ उसको कॉम्प्रीहेंड करना है। क्या करना है? कॉम्प्रीहेंड करना है, यानी कि मेरे दोस्तों उसे आपको अंडरस्टैंड करते हुए चलना है। यानी रीडिंग के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपकी रीडिंग के साथ साथ समझने की जो पावर है, जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, है ना। बार बार पैसेज पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं पड़नी चाहिए, है ना। नहीं आप हर क्वेश्चन पे जा रहे हो, हर बार पैराग्राफ पढ़ रहे हो, एक बार आए हो फिर पढ़ रहे हो, तो उसमें बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है। तो आपको इस तरीके का कुछ नहीं करना है। रीडिंग के साथ साथ मीनिंग को समझने चलना है, अंडरस्टैंडिंग को मजबूत बनाना है। अब इससे होगा क्या, वो भी समझ लीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो इसकी थीम का पता चल जाएगा, ठीक है, इसके सेंट्रल आइडिया का पता चल जाएगा, किस पे बेस्ड है ना, और इसके टोन की इसकी टोन पता चल जाएगी। यानी पैसेज की थीम, पैसेज का सेंट्रल आइडिया और पैसेज की टोन, यानी तीनों बातें हमें बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि क्या थीम है, क्या सेंट्रल आइडिया है, क्या टोन है। अब देखो टोन से संबंधित ये है कि इसको किस वे में लिखा गया है। ये किसी के अगेंस्ट है ना, या किसी के फेवर में है, ठीक है, या किसी मैटर के फेवर में है, या किसी चीज के अगेंस्ट है, या ये किसी चीज, ये नैरेटिव है ना, कहानी के रूप में बोला गया है, या फिर किसी चीज पर क्या किया गया है, सरकाज़्म किया गया है, ठीक है। सरकास्टिक इसकी टोन हो सकती है, किसी के अगेंस्ट की टोन हो सकती है, किसी के फेवर की टोन हो सकती है, कोई नैरेटिव हो सकता है। यानी इसकी टोन का पता लग जाएगा कि जो राइटर है, जो लिखने वाला है पैसेज को, वो क्या चीज आपको बताना चाहता है। उसकी थीम अगर एक बार समझ में आ गई, उसकी टोन पकड़ में आ गई, सेंट्रल आइडिया पकड़ में आ गया, थीम पकड़ में आ गई, तो फिर आपको पैसेज को समझने में बड़ी आसानी होगी। एंड जब आप क्वेश्चन को आंसर करोगे तो फिर आप कंफ्यूज और वहां पर आपकी परप्लेक्सिंग वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चंस को विजिट करने के बाद आपको रीडिंग करनी है, अंडरस्टैंडिंग के साथ उसकी थीम को, सेंट्रल आइडिया को और उसकी टोन को समझ लेना है। यहां तक बात हो गई। यहां तक बात हो गई तो फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। किसकी बात करते हैं? पॉइंट नंबर 3 की। और जो पॉइंट नंबर 3 है ना, पॉइंट नंबर 3 है वो समझने की कोशिश करना। पॉइंट नंबर जो 3 है वो समझने की कोशिश करना, है ना। पैसेज से बाहर वाली बात आपको बिल्कुल नहीं करनी है, यानी आउट ऑफ पैसेज, आउट ऑफ पैसेज आपको बिल्कुल नहीं जाना है ना। ऑल द इंफॉर्मेशन should be based on passage exactly, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन आपको पैसेज में दी गई है उसके अलावा किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन को आपको यूज में नहीं लेना है ना। ना ही आपको खुद का नॉलेज वहां काम में लेना है। यानी जो चीजें पैसेज में बोली गई है ना, उन चीजों को ही आपको ध्यान में रखते हुए किसी भी पैसेज को सॉल्व करना है। यानी कहीं आप अपनी बातें करने लग जाओ तो अपनी बातें मेरे दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और बातें वही करनी है जो आपको पैसेज में गिवन है। तो यहां तक की बात समझ में आ गई, पॉइंट नंबर 3 तक की। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, किस चीज का ध्यान रखना है ना। जब आप पैसेज रीड करते हो, है ना, जब आप रीड क्या करते हो, पैसेज जब आप रीड करते हो तो वहां पर आपको इस बात के बारे में सोचना है कि क्वेश्चंस किस तरीके से पुटअप कहां से होता है ना। क्वेश्चन को पुटअप कहां से किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कहां से कौन सा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन पुटअप किस तरीके से होगा, इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। मेंटली प्रिपेयर होने का मतलब है आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए
कि आप जब भी पैसेज को पढ़ो तो आपको पता ये लग जाए कि पैसेज में से क्वेश्चन कहां से बनता है ना। अगर इतना आप कर पाते हो तो फिर आपको दिए गए क्वेश्चंस को नहीं पढ़ने के बावजूद भी आप ये पता लगा सकते हो कि इस वाले स्लॉट में से ये क्वेश्चन बन सकता है ना। आपको बार बार पैसेज को पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे आपका टाइम सेव भी होगा और साथ साथ चीजें एप्रोप्रिएट तरीके से करेक्ट निकलेंगी। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हमको करना क्या है देखिएगा। नंबर 5 में आपको बताना चाहूंगा कि आपको ओवर इंफासाइज नहीं करना है। ओवर इंफासाइज नहीं करना है किस पर? वोकैबुलरी पर, है ना। वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए, वोकैब आपको आनी चाहिए, वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन पूरे पैसेज की वोकैब को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। यानी कि आप वोकैबुलरी पर इंफासाइज करोगे, यानी कि आप पैसेज को क्या कर रहे हो? मेमोराइज करने का काम कर रहे हो। पैसेज को आप मेमोराइज करने का काम कर रहे हो, और अगर आपने पैसेज को मेमोराइज करने का काम किया, इसका मतलब है पैसेज को याद कर रहे हो। और याद करने से मेरे दोस्तों आपको कभी किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। ये क्लियर कर लो, लिख लीजिए आप कि मेमोराइज नहीं करना है, पैसेज को सिर्फ अंडरस्टैंड करना है ना। मैं बार बार इसी चीज को इसलिए बता रहा हूं, देखो पैसेज को क्या करना है? सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, उसको लर्न करने की जरूरत नहीं होती, उसको लर्न करने की जरूरत नहीं होती, ना ही आपको वोकैब के ऊपर ज्यादा जाने की जरूरत है। अगर आप वोकैब के ऊपर ज्यादा जाओगे ना तो फिर बातों को आप खो दोगे, यानी वो बातें जब कनेक्ट होती हैं क्वेश्चन से वो डाइवर्ट हो जाएंगी, वो अपना रूट छोड़ देंगी, क्योंकि आपने तो पूरे पैसेज को माइंड में रख लिया। हमको करेक्ट और एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन को वहां से पिक करना है और उसी पर आधारित जो क्वेश्चन के उनको आंसर करना है मेरे दोस्तों, समझ गए ना। तो देखिए, तो ये रही हमारे कौन से 5th नंबर की बात हो गई। अब 5th नंबर के बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, है ना। ये तो नंबर 6 की बात करते हैं कि क्वेश्चंस किस किस तरीके के होते हैं, है ना। पढ़ने के बाद देखो, है ना, क्वेश्चंस किस किस तरीके होते हैं। देखो क्वेश्चंस कई बार आपसे क्या पूछे जाते हैं? सिनोनिम संबंधी पूछ लिए जाते हैं, एंटोनिम संबंधी पूछ लिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? वोकैबुलरी पर, है ना। तो इसके लिए आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए, है ना। और सेंटेंस के मीनिंग पर भी, यानी सेंटेंस के आधार पर, है ना, भी आपको इनका क्या निकालना होता है? मीनिंग निकालना होता है। यानी कई बार क्या होता है कि पूछ क्या रहा होता है सिनोनिम, और आप आंसर क्या दे आते हो, क्योंकि आप सेंटेंस को नहीं पढ़ते कि सेंटेंस में वो चीज कहां यूज हुई है, सेंटेंस में वो कहां यूज हुई है। मैं ये स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं, टीचर्स तो अगर उस चीज पर ध्यान नहीं देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टूडेंट्स को पड़ता है। एग्जाम में बेटा आपको बैठना है तो आप सेंटेंस पर जरूर जाना, जिस चीज का भी आप सिनोनिम और एंटोनिम ढूंढ रहे हो, क्योंकि सेंटेंस के आधार पर आपको क्या पता लगेगा? उस वर्ड का मीनिंग पता लगेगा, और मीनिंग जब पता लग जाएगा तो आपको उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो समझ में आ जाएंगी, आप सिनोनिम और एंटोनिम से संबंधित बातों को आंसर कर सकते हो। अब सुनिए, सिनोनिम से संबंधित 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन 7 क्वेश्चन वाला है, 5 वाला है तो 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, 10 वाला है तो 3 से 4 भी हो जाते हैं। तो इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या फिक्स नहीं होती। 5 वाले में 2 आते हैं, 7 वाले में 3 4 आ जाते हैं, और 10 वाला है तो 5 भी आ जाते हैं, तो वो कोई मैटर है नहीं, है ना। तो आपको तो ध्यान रखना है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए वोकैब अच्छी होनी चाहिए, और साथ साथ सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर भी आपको ध्यान रखना है कि किस वाले वर्ड का क्या सिनोनिम हो सकता है ना, क्या एंटोनिम्स हो सकता है। तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से मेरे दोस्तों ध्यान में रखनी है। यहां तक की बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई ना, सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। इन बातों का आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन और बनेगा ना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, है ना, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, इसको यहां भेज देते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है थीम का। किसका बनता है? थीम का या टाइटल का। किसका बनता है? टाइटल का, है ना। वो आपसे क्या पूछ लेगा? उस पैसेज का शीर्षक पूछेगा। टाइटल क्या पूछेगा? शीर्षक पूछेगा। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि टाइटल को कैसे फाइंड किया जाए, यानी टाइटल को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा। अब सुनिए,
आज जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं टाइटल ढूंढने की, उस ट्रिक के बाद कभी टाइटल आपसे गलत नहीं होगा, है ना। समझने की कोशिश करना। आपको किसी भी पैसेज में टाइटल ढूंढना है तो आप उस सूचना, उस वर्ड को पकड़िए जो एक पैसेज के अंदर सबसे ज्यादा यूज हुआ है। दिस इज द अप्रोप्रिएट वे ऑफ फाइंडिंग थीम एंड टाइटल ऑफ ए पर्टिकुलर पैराग्राफ एंड ए पैसेज। क्लियर? यानी हम उस इंफॉर्मेशन या उस वर्ड को ढूंढेंगे जो सेंटेंस में सबसे ज्यादा यूज हुआ है, क्योंकि वो ही हमारा क्या होगा, टाइटल होगा। क्योंकि पूरा की पूरा पैराग्राफ उस चीज पर बेस्ड है जो बार बार यूज हो रही है। अरे उसको यूज इसीलिए तो किया गया है, कि ताकि हमें अंदाजा लग जाए कि जैसे इन्वायरमेंट किसी पैसेज के अंदर बार बार यूज हो रहा है तो दैट पैराग्राफ मस्ट बी रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। तो बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट, सो द टाइटल इज इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट से कुछ रिलेटेड जो भी लाइंस आपको दी गई होंगी वो होगा। क्लियर है ना? आ गई ना बात समझ में? तो आपको टाइटल ढूंढने के लिए, शीर्षक ढूंढने के लिए क्या करना है ना, आइडेंटिफाई, है ना, वर्ड या इंफॉर्मेशन, वर्ड या इंफॉर्मेशन विच इज यूज्ड मोस्टली इन द पैसेज में जो वर्ड और इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा यूज हुई है वो ही हमारे पैराग्राफ का, मेरे दोस्तों, क्या होगा, वो पैराग्राफ का क्या होगा, टाइटल होगा। और वो टाइटल होगा ना, ये इंफॉर्मेशन और वर्ड, ये क्या करेगा, ये पूरे पैसेज की क्या बताएगा, जीस्ट बताएगा। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ये समरी की तरह काम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समरी की तरह हो जाएगा। इस पूरे की ये थीम की चर्चा करेगा एक ही वर्ड, यानी पूरा सार इसके अंदर आ जाएगा इस पैसेज का, और वो ही आपका क्या होगा मेरे दोस्तों, वो ही आपका टाइटल या थीम के क्वेश्चन का आंसर होगा। आई बात समझ में? सभी को बात समझ में आ गई ना? अच्छे से यहां तक की बात क्लियर हो गई? अभी बहुत कुछ बाकी है पैसेज के अंदर। आज मैं सारा कुछ खत्म करवा के जाऊंगा। पैसेज को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके की वीडियो की आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस तरीके का वीडियो जिसमें पैसेज से संबंधित सारी बातें हमने इंक्लूड की है मेरे दोस्तों, है ना। अब हम बात करते हैं कि हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए ना, थिंकिंग कैसी होनी चाहिए। देखिए होता क्या है, अब ये मैं बात बता क्यों रहा हूं वो समझने की कोशिश करना, 6 तक की बात कर चुके, 7 नंबर की बात कर रहा हूं मैं। देखो 7 नंबर की बात क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, अब देखो 2 तरह के क्वेश्चंस की बात हो गई ना, सिनोनिम्स की बात हो गई, एंटोनिम्स की बात हो गई। अब आते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस की, यानी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन थिंकिंग, है ना, बेस्ड ऑन थिंकिंग। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो एग्जैक्टली पैसेज से मेल नहीं खाते, और बैंकिंग सेक्टर में तो इस तरीके के ही क्वेश्चंस आपको ज्यादातर पुटअप किए जाते हैं जिनमें आपको थिंकिंग का यूज लेना होता है। अब थिंकिंग का मतलब है कि आप वहां क्या करोगे, इन्फर करोगे, इन्फेरेंस होना चाहिए, और वो इन्फेरेंस भी कैसा हो, लॉजिकल हो। ये समझना, लॉजिकल इन्फरेंस का मतलब है कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी उसी से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन आपको ऑप्शन में दी गई होगी, समझ रहे हो ना। कोई इंफॉर्मेशन कहां दी गई होगी आपको, उस ऑप्शन के अंदर दी गई होगी, तो उस ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चन से जोड़ते हुए, लॉजिकल इन्फेरेंस का मतलब होता है तार्किक आप कंक्लूजन करते हो, तार्किक तरीके से आप लॉजिकली चीजों को कनेक्ट करते हो। तो जब लॉजिकली इन्फर करोगे तो फिर आपकी जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन से मैच खाएगी, और फिर आपका आंसर सही आ सकता है, हाँ, तब ही जाके आ सकता है। यानी अगर आपने खुद का ज्ञान अगर झोंकने की कोशिश की ना मेरे दोस्तों, तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, है ना। तो आपको लॉजिकल चीजों पर फोकस करना है, अपनी खुद की चीजों पर फोकस नहीं करना है, नहीं तो फिर आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। समझ गए ना मेरी बात। तो
ये बात हुई उस क्वेश्चन उन तरीके के क्वेश्चंस की जो थिंकिंग बेस्ड होते हैं, है ना। तो इस सेशन में एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि इस सेशन में जो एक और इंपॉर्टेंट बात है ना दोस्तों, वो बात क्या है वो समझना। अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हो, है ना, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हो, समझने की कोशिश करना। नंबर 8 पे जो बता रहा हूं ना मैं, वो एलिमिनेशन राउंड है ना। ये उनके लिए है जब उनकी लॉजिकल थिंकिंग काम नहीं करे ना, तो आपको एलिमिनेशन राउंड पर जाना है ना। एलिमिनेशन राउंड का मतलब है आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है ना। क्या करना है? ऑप्शंस को क्या करना है? एलिमिनेट द ऑप्शंस विच आर नॉट फिट, है ना। जो ऑप्शंस फिट नहीं है उन ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना है। जैसे आपके 4 ऑप्शन दिए गए, तो पैसेज से 2 ऑप्शंस क्या नहीं खाते, मेल नहीं खाते, तो उन 2 ऑप्शंस पर आप क्या कीजिए, उनको डिलीट कीजिए, उनको एलिमिनेट कीजिए। अब बाकी के बचे 2, वो कहीं ना कहीं किससे कनेक्टेड होंगे? पैसेज से कनेक्टेड होंगे, यानी पैसेज में उनके बारे में कोई ना कोई जानकारी आपको जरूर दी गई होगी, तो उस जानकारी को आपको वहां से उठाना है, अप्लाई करना है आपके ऑप्शंस के ऊपर, और फिर बेस्ट वो चुनना है जो आपका एप्रोप्रिएट है, वो जो आपका आंसर हो सकता है। इज दैट क्लियर? बात आ गई समझ में? तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। और मेरे दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा मैं हर एक सेशन में करता हूं, वो है प्रैक्टिस। ठीक है? क्या है? प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर ये सारे रूल्स, सारी अप्रोच, सारी स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, प्रिपरेशन, सारी किसी भी काम की नहीं है। यानी प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट। यानी प्रैक्टिस यानी कि इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है। अब रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन है उसकी प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको टूल्स बता देता हूं, उन टूल्स का आपको इस्तेमाल करना है। देखो, एक तो आपको प्रीवियस ईयर्स में जितने भी पेपर हुए हैं, है ना, प्रीवियस ईयर्स पेपर की मैं बात करूं तो जितने भी पेपर हुए हैं, है ना, उनको आपको क्या करना है, एक बार उन सभी की प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स की। क्लियर है ना। नंबर 1 यानी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। अब वो किसी भी न्यूज़पेपर के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वो हिंदू के, वो इकोनॉमिक टाइम्स के हो सकते हैं, वो द टाइम्स ऑफ इंडिया के हो सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के हो सकते हैं, द हिंदू के हो सकते हैं, या कहीं से भी आप कोई भी आर्टिकल पढ़ सकते हो। ठीक है? तो या तो आप क्या पढ़ोगे, एडिटोरियल, या फिर कोई आर्टिकल पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो? आर्टिकल पढ़ सकते हो। कोई भी आर्टिकल चाहे कहीं भी पब्लिश हुआ है वो पढ़ सकते हो। और जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो उसमें सबसे ज्यादा बिजनेस वाले पार्ट को पढ़ना है। किस वाले पार्ट को? बिजनेस सेक्शन पर ज्यादा ध्यान देना है। अब बिजनेस सेक्शन पर ज्यादा ध्यान क्यों देना है उसे समझिए, है ना। उसे समझने के लिए आपको समझना होगा रीडिंग के बारे में। किसके बारे में? रीडिंग के बारे में। मेरे दोस्तों, समझना, रीडिंग 2 तरीके की होती है ना। कितने तरीके की? 2 तरीके की। या तो रीडिंग एक्टिव होगी या रीडिंग क्या होगी? पैसिव होगी। अब इन दोनों में अगर आप डिफरेंस क्रिएट कर पाते हो तो बातें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, 2 तरीके की रीडिंग कैसे होगी, एक्टिव और पैसिव। देखो, सबसे पहले बात करता हूं मैं पैसिव की, यानी जो चीजें इजी वे में समझ में आ जाएं वो चीजें पैसिव कहलाती है। जैसे देखो, आप किसी घटना के बारे में पढ़ते हो, सपोज करो जो डेली बेस्ड न्यूज होती है ना, वो उनमें हमको पैसिव रीडिंग की जरूरत होती है, और उनमें जो इंग्लिश इस्तेमाल होती है ना, बड़ी इजी होती है। आप जैसे न्यूज़पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हो, यानी फ्रंट पेज पढ़ते हो, तो फ्रंट पेज बड़ा इजी सा होता है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी वहां सिर्फ आपको पढ़ना होता है, वहां आपको माइंड का इस्तेमाल नहीं करना होता। लेकिन एक्टिव रीडिंग में आपको आपका माइंड भी यूज करना पड़ता है, रीडिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। तो यानी ये जो रीडिंग होती है ना, ये थोड़ी टफ रीडिंग होती है, यानी यहाँ चीजें आसानी से समझ में नहीं आती, इसीलिए आपको यहाँ इसको एक्टिव रीडिंग का नाम दिया गया। यानी एक्टिव रीडिंग में आपको फोकस रखना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलता। तो आपको जब भी रीडिंग करनी है, एक्टिव रीडिंग करनी है, और एक्टिव रीडिंग के लिए आपको बिजनेस सेक्शन या फिर स्पोर्ट सेक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है?
स्पोर्ट सेक्शन पढ़ना है, क्योंकि इन दोनों सेशंस के अंदर जो इंग्लिश यूज होती है ना इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर, वो काफ़ी अच्छे लेवल की इंग्लिश होती है। तो आपको एडिटोरियल पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, बिजनेस सेक्शन पढ़ना है, स्पोर्ट सेक्शन पढ़ना है, क्योंकि इनमें जो रीडिंग करनी होती है वो एक्टिव रीडिंग होती है, आपको पढ़ने के साथ साथ समझना भी होता है, इसलिए ये सारी बातें जरूरी है। और सबसे जरूरी है प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। सेशन अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस देखिए, दूसरी बार देखिए, वादा है मेरा आप जरूर से समझ पाओगे। अब इस सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक नए एनर्जेटिक वे के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड लक।